हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट एट्रोफिक राइनाइटिस। देखिए, ये एट्रोफिक राइनाइटिस है। इसी तरह का दूसरा नाम होता है एलर्जिक राइनाइटिस। ये दोनों अलग अलग कंडीशन है। एट्रोफिक राइनाइटिस एंड एलर्जिक राइनाइटिस, ये दोनों अलग अलग कंडीशन है। इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। एलर्जिक राइनाइटिस का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एट्रोफिक राइनाइटिस। ये क्या है? इट इज़ अ क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ नोज़ का इन्फ्लामेशन है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन है, कैरेक्टराइज्ड बाय एट्रोफी ऑफ नेजल म्यूकोसा। इस इन्फ्लामेशन में नेजल म्यूकोसा की एट्रोफी हो जाती है एंड उसके साथ साथ नोज़ में जो ग्लैंड्स आती है वो ग्लैंड्स, टर्बिनेट, बोन, नर्व, इस सब चीज़ों का भी एट्रोफी हो जाता है। ठीक है, मेनली नेजल म्यूकोसा की एट्रोफी होती है, ये सब स्ट्रक्चर को भी इंक्लूड करती है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके कोजेस। प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों हो सकते हैं। प्राइमरी कोजेस को याद रखने के लिए एक न्यूमोनिक है हर्निया। हर्निया में एच का मतलब हेरिडेटरी एसोसिएशंस, ई मतलब एंडोक्राइनल। इसमें क्या है कि ये डिसीज जनरली प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है एंड मोस्ट कॉमनली फीमेल्स को इन्वॉल्व करता है। रेशियल फैक्टर्स में क्या है कि वाइट एंड येलो रैशेस मोर ससेप्टिबल है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में है कि विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी एंड आयरन डेफिशिएंसी से एसोसिएटेड है। इन्फेक्टिव में है कि क्लेप्सेला ओजेनिका इन्फेक्शन, प्रोटियस वल्गारिस का इन्फेक्शन, इकोलाई का इन्फेक्शन, ये सब इन्फेक्शन इससे एसोसिएटेड है। ऑटो इम्यून प्रोसेस भी इससे एसोसिएटेड है। ठीक है, ये सब हो गए प्राइमरी कोजिस, ये सब हो गए प्राइमरी कोजिस। अब हम देखते हैं सेकेंडरी कोज। सेकेंडरी कोज में क्या है? स्पेसिफिक इन्फेक्शंस जैसे कि सिफिलिस का इन्फेक्शन, लेप्रेसी का इन्फेक्शन, राइनोस्क्लेरोमा का इन्फेक्शन, इस सब में भी देखने को मिलता है। अगर किसी को बहुत टाइम से प्यूरुलेंट साइनोसाइटिस है, नोज़ की रेडियोथेरापी चल रही है और किसी वजह से एक्सेसिव रिमूवल कर दिया टर्बिनेट्स का, सर्जरी में टर्बिनेट का रिमूवल बहुत ज़्यादा कर दिया, ये सब है इसके सेकेंडरी कॉजेस। ठीक है, इस सब कंडीशन में ये हो सकता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब हम देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में क्या है कि हमने पहले भी देख लिया है कि जनरली ये फीमेल्स में देखने को मिलता है, ऑलवेज बायलेटरल होता है, दोनों साइड में नोज़ में देखने को मिलता है। ये जो एट्रोफिक राइनाइटिस है वो एक्सेप्ट इन डीएनएस, डीएनएस में ऐसा नहीं होता। डीएनएस मतलब डेविएटेड नेजल सेप्टम। फाउल स्मेलिंग होता है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की कंप्लेन करता है पेशेंट। अगर हम क्रस्ट को रिमूव करने की ट्राई करेंगे तो एपिस्टेक्सिस होगा, नोज़ में से ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर लेरिंग्स का भी क्रस्टिंग हो जाएगा, लेरिंग्स में भी क्रस्ट बनने चालू हो जाएंगे जिसकी वजह से हॉर्सनेस होगी। हम फेरिंग्स का एग्जामिनेशन करेंगे तो वहाँ भी एट्रोफिक फेरेंजाइटिस देखने को मिलेगा। लेरिंग्स का एग्जामिनेशन करेंगे तो वहाँ भी एट्रोफिक लेरिंजाइटिस देखने को मिलेगा। एंड ईयर में क्या कंप्लेन होगी? कंप्लेन नहीं, हम एग्जामिनेशन करेंगे तो पता चलेगा यूस्टेशन ट्यूब का भी ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी हम याद रखने की ट्राई करते हैं कि क्लिनिकल फीचर्स को हम याद कैसे रखेंगे। तो एक फीमेल आई हमारे पास, ये फीमेल है। हाँ, इसने आके हमको क्या बोला कि मुझे तो अपनी नोज़ में से कोई स्मेल नहीं आ रही, बट मेरे दोस्त मुझे बोलते हैं कि मेरी नोज़ में से, मेरे में से उनको कोई अजीब सी स्मेल आ रही है। अब ये क्या है? एंड हम उसको पूछेंगे कि आपको दूसरी कोई कंप्लेन है, तो वो बोलेंगी कि हाँ, मुझे थोड़ी थोड़ी नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब कि मेरा नोज़ ब्लॉक हो, वैसी भी फीलिंग आ रही है। ठीक है, तो हमने ये क्या हुआ, मैंने जो इसने आके जो कंप्लेन की ना, वो क्या है कि उसके नोज़ में से फाउल स्मेलिंग आएगी। ठीक है, देखिए ये फाउल स्मेलिंग, उसने आके सबसे पहले हमें यही बोला कि मेरे दोस्त मुझे ये बोलते हैं कि मेरी नोज़ में से उनको अजीब सी स्मेल आ रही है। ये जो स्मेल होती है ना, वो दूसरे लोगों को आती है, पेशेंट को खुद को नहीं आती, क्योंकि उनको तो इंसोम्निया हो गया होता है। ठीक है, पेशेंट को खुद को नहीं पता होता कि मेरी नोज़ में से ये स्मेल आ रही है। फिर उसको ये जो नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन वाली फीलिंग आ रही है ना, वो उसकी खुद की कंप्लेन होगी। वो क्यों होगी? आप ये बोलेंगे कि भाई नोज़ में तो एट्रोफी हो गई है, तो उसको ब्लॉकेज क्यों हो रहा है? तो वो नोज़ की एट्रोफी होने की वजह से उसकी कैविटी तो खाली ही होगी, बट वो क्रस्ट जो बने होंगे ना, वो क्रस्ट की वजह से उसको नोज़ में ब्लॉक वाली फीलिंग आएगी। ठीक है, तो ये दोनों हो गए
अब क्या है कि ये फीमेल है तो ये भी हो गया कि सीन इन फीमेल्स। अब क्या है कि हमने एग्जामिनेशन किया तो हमको दोनों साइड में ये देखने को मिला, मतलब कि इसको डीएनएस नहीं था। अगर डीएनएस वाली होती वो तो दोनों साइड नहीं देखने को मिलता। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब इसकी नोज़ में जो क्रस्ट था तो उसने खुद ने वो क्रस्ट को रिमूव करने की ट्राई करी थी एक आध बार घर पे। तो अगर वो क्रस्ट को हम रिमूव करेंगे ना तो एपिस्टेक्सिस होगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने उसका एग्जामिनेशन किया तो लैरिंग्स में क्रस्टिंग देखने को मिला, एट्रोफिक लैरिंजाइटिस, उसको होर्सनेस भी थी। फेरिंग्स का एग्जामिनेशन किया तो एट्रोफिक फेरिंजाइटिस एंड यूस्टेशन ट्यूब का ऑब्स्ट्रक्शन होगा। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि हम एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा। तो एग्जामिनेशन में नेज़ल केविटी उसकी क्रस्ट से भरी होगी। ठीक है, नेज़ल केविटी में क्रस्ट भरा होगा। ये क्रस्ट कैसा होगा तो ग्रीन कलर का होगा या फिर ग्रे कलर का होगा, ग्रेइश ब्लैक कलर का होगा। ठीक है, एंड ये जो क्रस्ट होगा ना वो इतना सारा होगा कि वो सेप्टम एंड टर्मिनेट्स को भी कवर कर रहा होगा। फिर हम देखते हैं कि हम इस कंडीशन को ट्रीट कैसे करेंगे। तो ट्रीटमेंट हम दो तरह से कर सकते हैं, मेडिकली एंड सर्जिकली। अब हम देखते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट हम मेडिकली एंड सर्जिकली कर सकते हैं। तो मेडिकल देखते हैं, सबसे पहले क्या कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले कर सकते हैं अल्कलाइन नेजल डाउशिंग। इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमें 280 ml वाटर H2O 280 ml वाटर, फिर सोडियम बाइकार्बोनेट फिर सोडियम बाइबोरेट एंड NaCl। 280 ml H2O, 280 ml वाटर प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस सोडियम बाइबोरेट एंड NaCl, ये सब 1:1:2 के रेशियो में मिक्स करना है। ठीक है, ये सब वाटर तो ये इतना ही रखना है, ये तीनों का रेशियो बोला है ये 1, 1 and 2, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइबोरेट एंड NaCl। इस सब को हमें क्या करना है, इस सॉल्यूशन को हमें क्या करना है, इसको 15 to 20 ml सिरिंज में भरना है। उसके बाद उसे नोज़ में पुश करना है। इसकी मदद से क्या होगा कि वो जो क्रस्ट होगा ना वो लूज़ होगा। इसको हम ये भी कर सकते हैं कि इस सॉल्यूशन को नोस्ट्रिल में एक साइड से पुश करें तो वो दूसरी साइड से बाहर आएगा। नोस्ट्रिल में एक साइड से अंदर पुश करेंगे तो वो दूसरी साइड से बाहर आएगा। इसकी मदद से क्या होगा कि वो जो क्रस्ट होगा वो सॉफ्ट होगा एंड धीरे धीरे वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो क्रस्ट को सॉफ्ट करने के लिए एंड क्रस्ट को रिमूव करने के लिए ये यूज़ होता है। फिर सेकंड नंबर पे है नेज़ल इरिगेशन एंड रिमूवल ऑफ क्रस्ट। क्रस्ट का रिमूवल हम नॉर्मल सलाइन से भी, वॉर्म नॉर्मल सलाइन से भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमें 25% ग्लूकोज ग्लिसरीन में डाल के भी हम डाल सकते हैं। बट जनरली आप इतना याद रखिए कि नेज़ल इरिगेशन एंड रिमूवल ऑफ क्रस्ट हम नॉर्मल वॉर्म सलाइन से भी कर सकते हैं। उसके बाद है लोकल एंटीबायोटिक्स। हम लोकल एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं, केमिसिटिन एंटी ओजेना सॉल्यूशन भी दे सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या होगा, क्लोरोमाइसेटिन, एस्ट्राडायोल एंड विटामिन D2 ये सब होगा उसमें। आप इतना याद रखिए तो भी चलेगा कि लोकल एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। उसके बाद है रिफाम्पिसिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये देने से क्या होगा तो कि वो जो क्रस्ट था ना उसका ऑर्डर डिक्रीज होगा। ठीक है, एस्ट्राडायोल स्प्रे क्या करेगा तो कि वो नेज़ल म्यूकोजा में वास्कुलरिटी इंक्रीज करेगा एंड जो नेज़ल म्यूकोजा में जो ग्लैंड्स होगी ना उसका रीजनरेशन करने में भी हेल्प करेगा। उसके बाद हम प्लेसेंटल एक्सट्रैक्ट को भी इंजेक्ट कर सकते हैं सब म्यूकोजली एंड पोटेशियम आयोडाइड भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स हो गए मेडिकल में। अल्कलाइन नेज़ल डाउशिंग, नेज़ल इरिगेशन एंड रिमूवल ऑफ क्रस्ट बाय वॉर्म नॉर्मल सलाइन, लोकल एंटीबायोटिक्स, रिफाम्पिसिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन, एस्ट्राडायोल स्प्रे, प्लेसेंटल एक्सट्रैक्ट एंड पोटेशियम आयोडाइड।
मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद हम देखते हैं अब सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास है यंग्स ऑपरेशन। यंग्स ऑपरेशन में क्या करते हैं, तो कि बोथ द नोस्ट्रिल्स, दोनों साइड के नोस्ट्रिल को क्लोज कर देते हैं। एंड क्लोज करने के बाद पहले तो ये क्लोज कैसे करते हैं, तो वेस्टिब्यूल लेवल पे क्लोज करते हैं एंड रेजिंग फ्लैप को रेस करके, वेस्टिब्यूल लेवल पे फ्लैप को रेस करके बोथ द नोस्ट्रिल को क्लोज कर देते हैं। एंड ओपन कब करते हैं, 6 मंथ्स के बाद। ठीक है, तो ये है यंग्स ऑपरेशन। उसके बाद है मॉडिफाइड यंग्स ऑपरेशन। अब हमने इसके दोनों नोस्ट्रिल को बंद कर दिया था ना, इसमें कंप्लीट क्लोजर होता है, इसमें कंप्लीट क्लोजर नहीं होगा, इसमें पार्शियल क्लोजर होगा नोस्ट्रिल का। कंप्लीट क्लोजर सब बंद कर दिया था। इसमें क्या होगा कि 3 mm होल जितनी स्पेस को हम खुली छोड़ देंगे। इसमें 6 मंथ्स के बाद ओपन करते थे, इसमें 2 मंथ्स के बाद ओपन करेंगे। ठीक है, ये है यंग्स ऑपरेशन, ये हो गया मॉडिफाइड यंग्स ऑपरेशन। अब हम देखते हैं कि ये जो नेज़ल कैविटी थी ना, जिसमें एट्रोफी हो गई थी, क्रस्ट जमा हो गया था, थोड़ी वाइड हो गई थी, भले ही उसको ब्लॉकेज वाली फीलिंग आ गई थी कि नोज़ बंद हो गया है, वो तो किसकी वजह से था, तो कि वो तो क्रस्ट की वजह से था, बट इन रियलिटी वहाँ पे रूमी नेज़ल कैविटी हो गई होगी, वाइड रूमी नेज़ल कैविटी। तो नेज़ल कैविटी को नैरो करना पड़ेगा। तो नैरोइंग करने के लिए सबसे पहले नैरो करने से क्या होगा, तो कि नोज़ के अंदर जो स्पेस होगी वो डिक्रीज़ होगी, जो क्रस्ट बना हुआ होगा वो भी डिक्रीज़ होगा। तो नेज़ल कैविटी को नैरो कैसे कर सकते हैं हम, तो कि सब म्यूकोजल इंजेक्शन ऑफ टेफ्लॉन पेस्ट, टेफ्लॉन को सब म्यूकोजली इंजेक्ट कर सकते हैं। फेट, कार्टिलेज, बोन, टेफ्लॉन स्ट्रिप, इन सब को भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सब इंसर्ट कहाँ करेंगे, तो कि अंडर म्यूकोपेरियोस्टियम ऑफ फ्लोर एंड लेटरल वॉल ऑफ नोज, यहाँ पे ये सब इंसर्ट करेंगे। एंड इसके अलावा हम मीडियल डिस्प्लेसमेंट भी कर सकते हैं लेटरल वॉल ऑफ द नोज का। ठीक है, बट मेन 3 हेडिंग क्या है हमारे, यंग्स ऑपरेशन, मॉडिफाइड यंग्स ऑपरेशन एंड नैरोइंग ऑफ नेज़ल कैविटी। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या देखा है कि एट्रोफिक राइनाइटिस क्या है, इसके कोजेस है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। उसके बाद हमने उसके क्लिनिकल फीचर्स देखे, एग्जामिनेशन कैसे करना है वो देखा। फिर ट्रीटमेंट में हमने मेडिकल ट्रीटमेंट एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट भी देख ली। ठीक है, आई होप आपको आइडिया आ गया है एट्रोफिक राइनाइटिस के बारे में। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, मेरे ईमेल आईडी में, इंस्टाग्राम में कहीं भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। कोई सजेशन हो तो भी वहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।